नमस्कार। आज की खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के नक्शे और इतिहास दोनों पर गहरा असर डालता है। अटलांटिक महासागर। हमारे पास जो जानकारी है वो एक संक्षिप्त वीडियो स्क्रिप्ट से ली गई है, जो इस विशाल जलराशि की मुख्य विशेषताओं को समझने का, आप कह सकते हैं, एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। हाँ, एक क्विक ओवरव्यू जैसा। बिल्कुल। आज हमारा इरादा है कि इस स्क्रिप्ट में दिए गए तथ्यों के जरिए हम अटलांटिक महासागर के असली महत्व, उसकी अनोखी पहचान और हमारे जीवन पर उसके असर को परत दर परत खोलें। ठीक है। और शुरुआत करते हैं एक बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले तथ्य से। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा कहना शायद इसके आकार को पूरी तरह बयान नहीं करता है ना। हाँ, सही कह रही हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 10 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब सोचिए, ये हमारी पृथ्वी की पूरी सतह का लगभग 20% हिस्सा है। 20%? हाँ, मतलब 5वां हिस्सा। यूरोप और अमेरिका जैसे पूरे महाद्वीप इसके सामने छोटे लगने लगते हैं। ये पानी का सिर्फ एक फैलाव नहीं, ये अपने आप में एक विशाल दुनिया है। वाकई 20% सतह, ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि हम जमीन पर रहते हुए पानी की इस विशालता को कितना कम आंकते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसका भौगोलिक महत्व भी देखिए जरा। नक्शे पर तो साफ दिखता है, एक तरफ है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक इन विशाल भूभागों को अलग करता है, पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है नक्शे पर। सदियों तक, अब सोचिए, ये महासागर एक बहुत बड़ी बाधा था, एक रुकावट जैसा। हाँ, इसने हजारों सालों तक इन महाद्वीपों की संस्कृतियों, सभ्यताओं और यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जानवरों को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा। ये जो अलगाव था, ये अपने आप में इतिहास की एक बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो पहले ये एक विशाल विभाजक था, मगर फिर चीजें बदली। हाँ, जैसे कि स्क्रिप्ट बताती है, ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं रहा, बल्कि ये इतिहास के सबसे बड़े बदलावों का एक तरह से मंच बन गया। बिल्कुल। ये खोज, व्यापार और हाँ, उपनिवेशीकरण का मुख्य मार्ग बना। इसी महासागर के जरिए पुरानी दुनिया, मतलब यूरोप, अफ्रीका, एशिया के लोग नई दुनिया यानी अमेरिका महाद्वीपों तक पहुंचे। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राएं तो बस एक शुरुआत थीं। उसके बाद तो जैसे अनगिनत जहाजों ने इसी अथाह पानी पर अपनी किस्मत आजमाई। और ये ऐतिहासिक भूमिका आज भी बहुत मायने रखती है। यहीं से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है असल में। कैसे? अटलांटिक के समुद्री मार्ग सिर्फ रास्ते नहीं थे, वो ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन बन गए। सोचिए जरा, सदियों तक इन्हीं रास्तों से मसालों, रेशम, सोने, चांदी जैसी कीमती चीजों का व्यापार हुआ। व्यापार। लेकिन सिर्फ सामान ही नहीं गया, इसी महासागर के जरिए विचारों का, धर्मों का, भाषाओं का, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। अच्छा। यूरोप से नई तकनीकें और विचार अमेरिका गए, तो अमेरिका से आलू, टमाटर, मक्का जैसी फसलें यूरोप आईं, जिन्होंने वहां की पूरी खाद्य व्यवस्था बदल दी। हाँ, ये तो है। आलू के बिना तो यूरोपियन खाने की कल्पना मुश्किल है आज। बिल्कुल। तो इसी आवाजाही ने दुनिया की संस्कृतियों को मिलाया, उनमें टकराव भी हुआ और धीरे धीरे आज की जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है उसकी नींव पड़ी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अटलांटिक ने आधुनिक विश्व के निर्माण में एक सेंट्रल रोल निभाया है। व्यापार और संस्कृतियों का संगम, ये तो हुई सतह की बात, लेकिन इस नीले पानी के नीचे तो एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है ना? स्क्रिप्ट में समुद्री जीवन की अविश्वसनीय विविधता का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। सतह भले ही शांत दिखे, लेकिन नीचे तो जीवन का समंदर है सचमुच। स्क्रिप्ट में व्हेल, डॉल्फिन, शार्क जैसे बड़े जीवों का जिक्र है। हाँ। ये विशालकाय प्रवासी, बुद्धिमान शिकारी और गहरे समुद्र के रहस्यमयी राजा हैं। लेकिन असली कहानी शायद उन छोटे जीवों में छिपी है जिनका जिक्र स्क्रिप्ट करती है। प्लैंकटन। हाँ, ये सूक्ष्म जीव जिनमें पौधे भी हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, और जंतु भी, जूप्लैंक्टन, ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम की बुनियाद है। प्लैंकटन, ये नाम अक्सर सुनते तो हैं, पर ये इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब छोटे से तो होते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो प्लैंकटन इस महासागर के, और सच कहूं तो पूरी पृथ्वी के, वो हीरो हैं जिनका नाम कोई नहीं लेता। अच्छा। फाइटोप्लैंक्टन जो सूक्ष्म पौधे हैं, सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर पेड़ पौधे करते हैं। फोटोसिंथेसिस। हाँ, वही। इस प्रोसेस में वे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अंदाजा है कि पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं समुद्री फाइटोप्लैंक्टन से आती है। आधी से ज्यादा? हाँ, और ये समुद्री फूड चेन का पहला पायदान है। इन्हें छोटे जीव खाते हैं, जिन्हें फिर बड़ी मछलियां खाती हैं और फिर उन्हें
शार्क या डॉल्फिन जैसे बड़े शिकारी। ओह, पूरी चेन। तो अगर प्लैंकटन न हो तो पूरा समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इनका स्वस्थ रहना महासागर के स्वास्थ्य और हमारे ग्रह की जलवायु के संतुलन के लिए मतलब बेहद जरूरी है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये नन्हे जीव हमारी हवा और खाने की पूरी चेन को संभाले हुए हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट में ये भी बताया गया है कि अटलांटिक अकेला नहीं है, इससे कई प्रमुख समुद्र जुड़े हुए हैं, जैसे कैरिबियन सागर, हाँ, कैरिबियन, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर। हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सभी अटलांटिक के विशाल सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपना महत्व है। जैसे कैरिबियन सागर, वो अपने गर्म साफ पानी, रंगीन मूंगे की चट्टानों और द्वीपों के लिए मशहूर है। वो बायोडायवर्सिटी का खजाना है। फिर मेक्सिको की खाड़ी, वो ऊर्जा संसाधनों खास तौर पर तेल और गैस के लिए जानी जाती है, और ये गल्फ स्ट्रीम जैसी महत्वपूर्ण धारा का स्रोत भी है। गल्फ स्ट्रीम, हाँ, उसका जिक्र आगे है। बिल्कुल। और भूमध्य सागर तो खैर प्राचीन पश्चिमी सभ्यताओं का पालना रहा है। उसने इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। और उत्तरी सागर वो यूरोप के लिए मछली पकड़ने और शिपिंग का एक बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण एरिया है। अच्छा, ये सभी समुद्र अटलांटिक के साथ पानी, गर्मी, पोषक तत्व और समुद्री जीवन का लेनदेन करते हैं, जिससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम बनता है। आपने गल्फ स्ट्रीम का जिक्र किया, स्क्रिप्ट भी इसे एक महत्वपूर्ण धारा बताती है। ये गर्म पानी की धारा है ना? हाँ, गर्म पानी की। मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर यूरोप की तरफ जाती है। सुनने में तो ये पानी का एक बहाव लगता है, लेकिन इसका इतना महत्व क्यों बताया जाता है? ये कुछ खास है क्या? बिल्कुल खास है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि पानी की ये एक धारा इतनी खास क्यों है? गल्फ स्ट्रीम सिर्फ एक धारा नहीं, ये पृथ्वी के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम? हाँ, सोचिए, ये मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को उठाकर एक विशाल नदी की तरह हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी अटलांटिक तक ले जाती है। और ये गर्म पानी अपने साथ भारी मात्रा में गर्मी भी ले जाता है। और इस गर्मी का असर क्या होता है फिर? इसका असर जबरदस्त है। ये गर्मी उत्तरी यूरोप के मौसम को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसी गल्फ स्ट्रीम की वजह से पश्चिमी यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और नॉर्वे अपनी अक्षांश मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से जितने ठंडे होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा गर्म रहते हैं। अच्छा। अगर आप उसी लैटिट्यूड पर कनाडा या साइबेरिया के इलाकों को देखें तो वे बहुत ज्यादा ठंडे हैं। तो गल्फ स्ट्रीम यूरोप के लिए एक तरह का नेचुरल हीटर है। नेचुरल हीटर? हाँ, ये ग्लोबल तापमान और मौसम के पैटर्न को कंट्रोल करने वाले मुख्य फैक्टर्स में से एक है। अगर इस धारा की गति या तापमान में कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ सकता है। साइंटिस्ट इस पर लगातार नजर रखते हैं। अरे वाह, एक समुद्री धारा का इतना बड़ा प्रभाव, ये तो सच में प्रकृति का एक अजूबा है। अच्छा, अब जरा अटलांटिक की एक और विशेषता पर आते हैं, इसकी गहराई। गहराई। स्क्रिप्ट में पुएर्टो रिको ट्रेंच का जिक्र है, जो 8000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। इसकी तुलना प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच से की गई है। ये गहराइयां तो मतलब कल्पना से भी परे लगती है। बिल्कुल। 8 किलोमीटर से ज्यादा गहराई। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के लगभग बराबर है, बस नीचे की तरफ। सोच कर ही अजीब लगता है। और ये गहराइयां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पृथ्वी के बारे में जानने के लिए खिड़कियां हैं। पुएर्टो रिको ट्रेंच जैसी जगह वहां बनती हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। अच्छा। इन गहराइयों का अध्ययन हमें प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप और सुनामी जैसी प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। और क्या इन गहराइयों में जीवन भी होता है इतनी नीचे? हाँ, और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। इन अत्यधिक गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, दबाव बहुत ही ज्यादा होता है और तापमान 0 के करीब, वहां भी जीवन पनपता है। सच में? हाँ, यहाँ ऐसे अनोखे जीव रहते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अनुकूल ढल चुके हैं। बायोल्यूमिनेसेंट मछलियाँ जो खुद रोशनी पैदा करती हैं, अजीब आकार के क्रस्टेशियंस और सूक्ष्म जीव जो केमिकल से ऊर्जा लेते हैं, रोशनी से नहीं। उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं शायद। बिल्कुल, एक्सट्रीमोफाइल्स। इनका अध्ययन हमें जीवन की संभावनाओं और सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।
ये गहराइयां पृथ्वी के उन कुछ आखिरी अनछुए कोनों में से हैं जहां अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो अटलांटिक महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इतिहास का गवाह है, संस्कृतियों का मिलन बिंदु है, वैश्विक व्यापार की धमनी है, अनगिनत जीवों का घर है और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि स्क्रिप्ट के अंत में कहा गया है, ये इतिहास, संस्कृति, व्यापार और जीवन का संगम है। इसने दुनिया को जोड़ा है, सभ्यताओं को आकार दिया है और आज भी हमारे ग्रह के लिए अपरिहार्य मतलब जरूरी है। स्क्रिप्ट ने से बहुत खूबसूरती से बयां किया है, हमारी नीली धरती की धड़कन। हाँ, ये लाइन अच्छी है। ये सिर्फ एक काव्यात्मक उपमा नहीं है, ये अटलांटिक के बहुआयामी महत्व को सटीक रूप से दर्शाती है। ये सचमुच हमारे ग्रह के सिस्टम का एक धड़कता हुआ दिल है। वाकई, हमारी नीली धरती की धड़कन, ये शब्द इसके महत्व को पूरी तरह उजागर करते हैं। और यहीं पर एक विचार आता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या? स्क्रिप्ट अटलांटिक को नीली धरती की धड़कन कहती है। अगर ये हमारे ग्रह की धड़कन है, तो आज के इस दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और ओवरफिशिंग जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हाँ, ये सब तो है ही। तो इस धड़कन की लय को स्वस्थ और नियमित बनाए रखने के लिए हमारी यानी इंसानों की क्या भूमिका बनती है? क्या हम इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? महासागर का स्वास्थ्य सिर्फ समुद्री जीवन के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हमारे अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है ना? ये सवाल हमें इस विशाल जीवनदायी महासागर के प्रति अपने रिश्ते और अपनी जिम्मेदारियों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।